तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। एमसीडी चुनाव प्रचार में मनीष सिसोदिया को सता रही है केजरीवाल की सुरक्षा की फिक्र, हत्या की साजिश का लगाया है आरोप। गुजरात में आज भी जोरदार चुनाव प्रचार, अमित शाह की 4 रैलियां, कांग्रेस और आप की भी जनसभाएं। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है। श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट, पुलिस को शक, गुमराह कर रहा है आफ्ताब। नौसेना को मिला लहरों का नया योद्धा, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मोरमुगांव नौसेना में शामिल हुआ। समंदर की सरहदों को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान को मिल गया है लहरों का नया योद्धा। दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए यह नया जंगी जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत ये दूसरा युद्धपोत भारत के दुश्मनों को बेचैन कर रहा है। ये जहाज परमाणु, जैविक या रासायनिक युद्ध का ऑलराउंडर है। नौसेना के बेड़े में एक और बाहुबली। नेवी को मिल गया लहरों पर सवार समंदर का नया महायोद्धा। अत्याधुनिक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम। नाम है यार्ड 12705 मोरमुगांव। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के जवानों की निगाहों से बच नहीं सकता। टारगेट लॉक और दुश्मन का खेल खत्म। समंदर में भारतीय नौसेना की ऐसी ताकत को और दमदार बनाने के लिए यार्ड 12705 मोरमुगांव अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। मझगांव डॉकयार्ड में प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के दूसरे जहाज को नौसेना को सौंप दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है। स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट भी। यार्ड 12705 मोरमुगांव की लंबाई 163 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर। इसकी अधिकतम स्पीड 30 समुद्री मील है। मतलब ये कि अब इंडियन नेवी से समंदर का एक और शहंशाह जुड़ गया है, जिसकी ताकत बेमिसाल है। जाहिर है कि दुश्मन हिंदुस्तान के समुद्री सरहद के आसपास भी नहीं फटक सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो पल भर में उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, देश के दुश्मनों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार अपने आप को मजबूत करती जा रही है। इसी के तहत अब एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के अधिग्रहण की तैयारी भी चल रही है। वायुसेना ने रुद्रम के अधिग्रहण के लिए सरकार के पास 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव भी भेज दिया है। कितनी भी तैयारी कर ले दुश्मन, भारत का ये हथियार हर प्लान को करेगा फेल। चीन पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब वायुसेना का नया मारक चक्रव्यूह प्लान है तैयार। आवाज से दुगनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को खोजकर खत्म करने में सक्षम भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैयार कर लिया है, लिहाजा अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। भारतीय वायुसेना ने रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के लिए सरकार के सामने 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है। दरअसल दुश्मनों के हर चुनौतियों का माकूल जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है।
इस रणनीति के तहत अब भारतीय वायुसेना रुद्रम को अपने तर्कश में शामिल करना चाहती है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के इस अधिग्रहण के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय अब जल्द फैसला लेगी। रुद्रम मिसाइल अपने आप में बेहद खास है। ये दुश्मन के रडार लोकेशन को खोजकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इस मिसाइल की टेस्टिंग पहले ही कर चुकी है। ये युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को हमले से पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। रडार सिस्टम के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में आसानी होगी। रुद्रम मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने की अद्भुत क्षमता के साथ विकसित किया गया है। ये ऐसी स्थिति में भी रडार को ट्रैक कर सकती है जब वो काम नहीं कर रहा हो या बंद हो। इस मिसाइल की गति आवाज की स्पीड से भी दोगुनी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में एक होमिंग हेड लगाया गया है, जो एक बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन के सोर्स को ट्रैक कर सकता है। यह न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च के बाद भी टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। जाहिर है इस मिसाइल के सेना में शामिल करने पर इंडियन एयरफोर्स को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स को स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ भविष्य के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में कारगर मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई ये रुद्रम मिसाइल वाकई खास तकनीक से लैस है और जरूर इससे सेना को सर्वशक्तिमान बनने में फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। कल की तारीख अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के लिए बेहद अहम होने वाली है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो कल इतिहास रचने जा रहा है। इसरो कल श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से पीएसएलवी एक्सएल रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजेगा। इस सैटेलाइट के लॉन्च से पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने नेल्लोर के मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ इसरो के कुछ और अधिकारी मौजूद थे। सभी ने सैटेलाइट के सफल लॉन्च की कामना की और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की नई कामयाबी की इबारत लिखेगा। ये सैटेलाइट समुद्र से जुड़ी अहम जानकारी देने के साथ साथ निगरानी में भी मददगार साबित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में फिर होगा कमाल। इसरो के नाम जुड़ेगी एक और उपलब्धि। 3, 2, 1, 0। इवेंट नंबर 96 कंप्लीटेड। इस बार पीएसएलवी रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलेगा और इसीलिए इस मिशन को पीएसएलवी C-54 नाम दिया गया है। मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। शनिवार की सुबह 11:56 के तय वक्त पर पीएसएलवी एक्सएल रॉकेट अपने साथ ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। साल 1999 में पहली बार ओशनसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया और अब ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजने की तैयारी है। ये ओशनसैट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा, बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। इस ओशनसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दिया है। इसमें जाने वाला ये मेन सैटेलाइट ओशनसैट, नहीं तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 करके उसका नाम है, नहीं तो ओशनसैट 3 है। सो उसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको स्पेस से देखना उसका मेन काम है।
उस तरह से 6 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हम भेज चुका हूं। कुछ सैटेलाइट्स डिजास्टर प्रोन एरिया को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स बॉर्डर को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन लाइक किधर क्लाउड्स है, किधर सुनामी आ रहा है, किधर साइक्लोन है, इस तरह से चीज को देखेगा, वेदर ऑब्जर्वेशन का देखेगा। इस तरह से इसमें हम ओशन को भी आजकल थोड़ा ध्यान देके, ओशन में बदलाव को ऊपर भी हम ध्यान देके रिसर्च कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इसरो अपने इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट्स भेज रहा है, उनमें भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट यानी भूटान सेट है, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सल का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाईवोल्ट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट यूएसए के 4 एस्ट्रोक्राफ्ट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा भी होगा। दुनिया एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का दम देखेगी। इसरो ने ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO-06, नहीं तो ओशन सैट करके उसका नाम है, उसको लॉन्च करना है। बट उसके अलावा खाली स्पेस है, दैट इज पेलोड में आप और पेलोड लेके जा सकता है। इसलिए इसरो ने इस बाकी सैटेलाइट प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करके उनको वो पेलोड स्पेस सोल्व किया है, दैट इज सेल्स किया है। तो इससे इसरो को थोड़ा मनी भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार किया है इस प्रोजेक्ट। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और मजबूत किया है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 16वीं सदी के पूर्वोत्तर के वीर सेना नायक के पराक्रम की एक ऐसी अनोखी सी गाथा जिसे जानकर आपका हृदय गर्व और सम्मान से भर जाएगा। हम बात कर रहे हैं अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की, जिनकी अगुवाई में अहोम सेना ने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में मुगलिया सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना को जंग के मैदान को छोड़कर भागना पड़ा था। उस विजय की याद में असम में 24 नवंबर को हर साल लाचित बोरफुकन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए। जश्न की ये तस्वीरें उस सेनानायक को श्रद्धांजलि है जिसने मुगलिया हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी थी। उत्तर पूर्व के एक ऐसे सेनानायक जिनकी वीरता और साहस की गाथा आज भी असम की सरजमी पर गूंजती है। भारत माता के एक ऐसे ही वीर पुत्र जिनकी वीरता की गवाह ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है, जिनके शौर्य और पराक्रम के किस्से ब्रह्मपुत्र नदी के कलकल बहते पानी में आज भी कहे सुने जाते हैं। पूर्वोत्तर में मुगलों को धूल चटाने वाले वो महापराक्रमी योद्धा थे लचित बोरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती 24 नवंबर को धूमधाम से मनाई गई। कहते हैं जिस ब्रह्मपुत्र की धारा लचित के इशारों पर बदल जाया करती थी, उसी ब्रह्मपुत्र नदी पर वीरवार को मुगलों पर लचित की मशहूर सरायघाट युद्ध की विजय गाथा दोहराई गई। Celebrate which in a symbolic way we are having a dance drama on board of the famous Saraighat battle in the river Brahmaputra. As you can see, the blue flags are represented by Mughal, the red flags are the Assam Sena, and the celebratory music you are hearing is of Lachit's victory over Mughal Empire. 1671 ईस्वी में सेनापति बोरफुकन की अगुवाई में अहोम हिंदू साम्राज्य ने मुगलों को धूल चटा दी थी। गुवाहाटी के आसपास पूरे क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य का वर्चस्व इतना था कि मुगलिया सेना इनसे पार नहीं पा सकी थी।
सरायघाट का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी की धार में एक त्रिभुज से घिर गया था, जिसमें एक तरफ कामाख्या देवी मंदिर, दूसरी तरफ अश्वक्लांता का विष्णु मंत्र और तीसरी तरफ ईटाकुली किले की दीवारें थी। अहोम हिंदू साम्राज्य पर राज करने आए मुगल इस त्रिभुज में ऐसे घिरे कि पराजित होकर ही वापस लौट सके। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के नेतृत्व में 70,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज अहोम साम्राज्य को जीतने के लिए भेजी थी। फौज में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची, 1,000 तोपें और एक मजबूत नौसेना थी। वहीं लचित के अहोम सेना में महज 6,000 सैनिकों के साथ मजबूत नौसेना और कुशल जासूसों का एक पूरा जत्था था। इस विशाल सेना के मुकाबले लचित की अहोम सेना बहुत छोटी थी, लेकिन हिम्मत और पराक्रम मुगलों से कहीं ज्यादा। लचित की महज 6,000 की सेना ने मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति में खड़े 4,000 सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी की भेंट चढ़ा दी थी। लचित के युद्ध कौशल और रणनीति के आगे मुगलों की एक न चली। बची हुई सेना जान बचाकर मानस नदी पार कर भाग खड़ी हुई। मुगल सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। जैसे लचित बरफुकन का जो हिस्ट्री है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो करेज सेक्रीफाइस जो उन्होंने असम के लिए दिया था, बलिदान दिया था अपना जीवन, तो उसको हमारा नव प्रजन्म के बीच में हम थोड़ा सा इसके थ्रू से हम स्प्रेड करना चाहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जो नया जनरेशन है उनके बीच में थोड़ा बहुत होने से भी हमारा वीर लचित बोरफुकन के बारे में पता चलेगा। मुगलों को हराने वाले लचित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय की याद में हर साल असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। लचित के नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लचित मेडल भी कहा जाता है। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। वीर शिवाजी की तरह लचित ने मुगलों की कई बार रणनीति फेल की थी और युद्ध के मैदान में हराया था। गुवाहाटी पर मुगलों का कब्जा होने के बाद लचित ने शिवाजी की तरह ही उन्हें अपने प्रदेश से निकाल बाहर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान पाने से वंचित रह गए देश के गुमनाम नायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नमन कर रहे हैं और समाज के सामने उनकी गौरव गाथा लाने का प्रयास कर रहे हैं। लाचित बोरफुकन भी देश के उन्हीं गुमनाम वीर सपूतों में से एक हैं, जिनकी वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए थे। इसी सिलसिले में दिल्ली के विज्ञान भवन में लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन जहां हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री फिलहाल लाइव है और आपको लिए चलते हैं सीधा इस समारोह में, जहां पर प्रधानमंत्री इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब कोई राष्ट्र अपने सही अतीत को जानता है, सही इतिहास को जानता है, तो ही वो अपने अनुभवों से सीखता भी है, उसे भविष्य के लिए सही दिशा मिलती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों या कुछ सदियों तक सीमित न रखें। मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध
एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है, मोइल आसिते कोइस, मोइल आसिते कोइस, मुर हो नाई नाम लुआ, लुईत पोरिया डेकाडोल। तो महान सेना नायक को अपने शब्दों के जरिए याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने। अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला में इन दिनों मौसम गुलजार है। यही नतीजा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल्स में एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। भारी तादाद में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे होटल मालिकों और कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। ये घुड़सवारी, ये चहलकदमी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का नतीजा है, जिसके बाद लगातार सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ परिवार के साथ तो कुछ दोस्तों के साथ हर कोई इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। शिमला की बात करें तो यहाँ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, हम अपने होटल की बात करें तो अभी 95 की परसेंटेज जा रही है। और अभी जो दिसंबर का जो सीजन आगे आना है, उसके लिए हमारा अभी से ही एडवांस बुकिंग जो है वो 70% के करीब आ चुकी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा के होटलों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। सैलानियों को लुभाने के लिए एडवांस बुकिंग पर 20 से 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस बार जो है बर्फबारी भी कुछ ज्यादा आसार होने के चांसेस है और अब कारोबार बढ़ने के भी अभी जो भी है वो संभावना ज्यादा है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को फिर नई रफ्तार मिलेगी और इन स्थानीय कारोबारियों के चेहरे की रंगत इस मौसम की तरह हसीन होगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दिनों पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अब आलिया ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है। नामकरण के बाद से ही सोशल मीडिया पे राहा नाम के चर्चे जोरों पे हैं। क्या है राहा नाम के मायने, चलिए आपको बताते हैं। वो 6 नवंबर का दिन था जब आलिया रणबीर के घर किलकारी गूंजी। कपूर खानदान में एक नन्ही परी की एंट्री हुई। आलिया रणबीर की बेटी ने दुनिया में कदम रखा। इंस्टाग्राम पर आलिया ने फैंस के साथ बेटी के जन्म की खुशी को साझा भी किया और अब उसके जन्म के ठीक 2 हफ्ते बाद मॉम आलिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी बेटी का नाम भी फैंस के सामने रिवील कर दिया है। जी हां, आलिया और रणबीर की बेटी के नाम का खुलासा हो चुका है। बॉलीवुड कपल आलिया और रणबीर ने अपनी प्यारी बिटिया को एक बहुत ही प्यारा और यूनिक नाम दिया है। आलिया रणबीर की बेटी का नाम राहा रखा गया है। खास बात यह है कि रणबीर आलिया के प्रिंसेस को ये नाम मिला है अपनी वाइस और वंडरफुल दादी नीतू कपूर से। राहा का मतलब इतना खास है कि नाम सुनने वाला हर व्यक्ति इस नाम की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर नाम की खूब चर्चा हो रही है। कपल को खूब बधाइयां मिल रही हैं। राहा एक ऐसा शब्द है जो ट्रेडिशनल होने के साथ बहुत ही गहरे मायने भी रखता है। कई भाषाओं में राहा शब्द के कई खूबसूरत अर्थ हैं। जैसे सामान्य तौर पर इस नाम के मायने हैं एक दिव्य पथ, वहीं स्वाहिली भाषा में इसका अर्थ है आनंद। संस्कृत में राहा को कुल या वंश कहा जाता है। बांग्ला में इसका मीनिंग है आराम और राहत। साथ ही अरबी भाषा में राहा शब्द को शांति, खुशी और स्वतंत्रता के संदर्भ में समझा जाता है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में राहा के इन सभी भाषा में अर्थ बताए हैं। तब से राहा नाम के खूब चर्चे हो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा शहर में एक अनोखी पहल की गई। यहां पुरानी परंपराओं को बचाने और उन्हें संजोने के लिए एक खास तरह का स्कूल शुरू किया गया है, जो राज्य सरकार की मदद से संचालित हो रहा है। स्कूल में न सिर्फ विरासत को सहेजने की कोशिश हो रही है, बल्कि पढ़ाई के आधुनिक तरीकों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। परंपरा यानी हमारे अतीत का विरासत, या फिर यूं कहें कि हमारे सामाजिक विरासत का वो अहम हिस्सा जो जिंदगी को रोशनी से भर देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसकी मौजूदगी हमें जिंदा रहने का एहसास कराती रहती है। अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा शहर के एक गांव में ऐसी ही एक परंपरा को बचाने और विरासत को सहेजने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हैं रेंग गांव के एक गुरुकुल की, जिसका नाम है न्यूबू न्योगाम यरको। इस गुरुकुल के नाम में ही इसका मकसद छिपा है। न्यूबू का हिंदी मतलब होता है पुजारी, न्योगाम मतलब बुद्धि और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, यरको यानी सीखने की संस्था। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा में हैं, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और आप देख सकते हैं ये एक गुरुकुल की तरह ये एक विद्यालय है। यहाँ के बच्चे ट्रेडिशनल जो हेयर स्टाइल है निशी समाज में, इस हेयर को यहाँ पे जो डाला जाता था, ये पहले जमाने से पूर्वजों से ये चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं 90 से ज्यादा यहाँ बच्चे गुरुकुल की तरह यहाँ ये पढ़ाई करते हैं, और सेप्पा जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है उससे भी ऊपर जाके ये एक गुरुकुल की तरह एक विद्यालय है। इस गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, बल्कि परंपरा, विरासत और सदियों पुराने रीति रिवाजों को संयोजा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसे जिंदा रखें। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उपजातियां बसती हैं। 50 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ज्यादातर जनजातियों की अपनी अलग अलग बोली है और अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में ये गुरुकुल खत्म होती जा रही उस विरासत को जिंदा रखने की पहल है। चलते हमारा अपना भाषा भूलते जा रहा है, तो हम लोग ये भाषा को मरने नहीं देना चाहता है। इसलिए हम लोग ये न्यूब न्योगाम यरको ये एक इंस्टीट्यूशन है, मिशन में हम लोग सीनियर्स लोग डिस्कस करके ये हमारा सोशल लाइफ पहले में कैसा था वो बाहर ये बिगड़ रहा है, हमारा सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा था, वो अभी आजकल चला जा रहा है। इसलिए इसको मरने नहीं देना है। तो ऐसे करके हमारा अपना रूट जो है तो गायब होने वाला था। इसलिए हम लोग बिफोर उससे पहले हम लोग ऑन टाइम हम लोग जाग गया। यहाँ विरासत की खुशबू तो है, साथ में आधुनिकता का सवेरा भी है। पुरानी सभ्यता और साहित्य को संयोने की जद्दोजहद है, तो तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदमताल करने की जिद भी है। This is blended with both traditional and modern education system. Modern in the sense the syllabus is, the teaching is being taught based on the syllabus being framed by the NCERT affiliated to the CBSE board. And in traditional language we introduce Nisi languages, Nisi language, completely teaching about the Nisi language, script, pronunciation, vowels, then Nisi folklores, Nisi folk tales, Nisi traditional art and craft, Nisi traditional game and sport, Nisi philosophy, Nisi wisdom, Nisi way of culture. परंपराओं की ये भूमि महान है। भारत में ऐसी ही कई परंपराएं हैं, ऐसी ही सभ्यताएं हैं जो वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। ये गुरुकुल उस विरासत को संजोने की कोशिश है। युवराज मेहता, सेप्पा, गुड न्यूज टुडे। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, डालते हैं नजर आज के विचार पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते।
उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।